हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी काउच। तो आज हम बात करेंगे चाइना और ताइवान के बीच का जो कन्फ्लिक्ट चलता रहता है उसके बारे में कि किस तरीके से इन दोनों के बीच में एक कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ और अभी इन दोनों के बीच में क्या पोजीशन है इस कन्फ्लिक्ट को लेके। उसके साथ साथ जो यूएसए का स्टैंड है वो हमेशा ताइवान के साइड में ही क्यों रहता है, इसके बारे में भी पूरा डिटेल में हम बात करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगे देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू स्टडी काउच। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। तो एकदम बेसिक से हम स्टार्ट करते हुए सबसे पहले इसकी ज्योग्राफिकल लोकेशन देख लेते हैं। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं वर्ल्ड मैप पे, ये नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट है। इससे हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं तो यहाँ पे साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट आता है, जिसके एक साइड में पैसिफिक ओशन और दूसरे साइड में अटलांटिक ओशन है। और इससे हम थोड़ा सा और राइट में चलते हैं तो यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट आता है, जिसके एक साइड में ऑब्वियसली अटलांटिक ओशन है और दूसरी साइड में इंडियन ओशन है। और इससे हम थोड़ा सा और ऊपर चलते हैं तो यहाँ पे मेडिटेरेनियन सी है और इसके ऊपर वाला जो रीजन है इसको यूरोप कहते हैं। और यूरोप से हम राइट साइड में चलते हैं तो ये एशिया कॉन्टिनेंट आता है, जिसमें हमारी कंट्री इंडिया भी लोकेटेड है। और उससे थोड़ा सा ऊपर यहाँ पे इंडिया से ऊपर हम देखते हैं जो लाइट रेड कलर में रीजन है ये बेसिकली चाइना है, जिसको कि पीआरसी यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है। और इसके थोड़ा सा राइट साइड में जो डार्क कलर में छोटा सा रीजन आप देख रहे हैं ये है ताइवान, जिसको कि आरओसी यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों में क्या डिफरेंस है उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब ये जो चाइना है जिसकी कैपिटल बेजिंग है और जो ताइवान है इसकी कैपिटल ताइपे है, तो इन दोनों के बीच में एक स्टेट है जो काफ़ी फेमस स्टेट है, जिसको कि ताइवान स्टेट के नाम से जाना जाता है। यहाँ पे होता है क्या है कि जो छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम देख सकते हैं ये पेंगू आइलैंड्स वगैरह हो गए, तो इस टाइप के जो आइलैंड्स हैं उन सब का एक आर्कीपेलागो इस रीजन में पाया जाता है। इस वजह से ही ये काफ़ी ज़्यादा फेमस स्टेट है। और ये जो ताइवान है इसके आसपास काफ़ी सारे सीज वगैरह हैं, जैसे कि ऊपर में हम देखें तो ईस्ट चाइना सी है और इसके एक साइड में साउथ चाइना सी लोकेटेड है और दूसरी साइड में पैसिफिक ओशन है। और एक स्टेट जो कि काफ़ी ज़्यादा फेमस स्टेट है जिसको कि लजन स्टेट के नाम से जाना जाता है, वो इसके एकदम साउथ टिप पे लोकेटेड है। और जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इसके मिड से होती हुई पास होती है ताइवान के आइलैंड से। अब यहाँ पे अगर हम इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझें तो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना मतलब चाइना की जो मेन लैंड है उसको बोला जाता है, उसके अलावा जो ताइवान है उसको आरओसी यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना बोला जाता है। जब भी हम ताइवान के बारे में बात करते हैं ताइवान का मतलब बेसिकली ये आइलैंड हो गया। और जब हम आरओसी यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना के बारे में बात करते हैं तो कई छोटे छोटे आइलैंड्स जो कि ताइवान स्टेट के पास में लोकेटेड है, जैसे कि पेंगू आइलैंड्स जो कि यहाँ पे लोकेटेड है, उसके अलावा किनमेन आइलैंड जो कि इस रीजन में यहाँ पे लोकेटेड है, उसके अलावा वुक्यू आइलैंड्स जो यहाँ पे लोकेटेड है, और उसके साथ साथ जो मात्सू आइलैंड्स है जो कि इस रीजन में लोकेटेड है, इन सबको मिला के और जो ताइवान का आइलैंड है इसको मिला के इस पूरे रीजन को, इस स्टेट का जो जुरिस्डिक्शन है उसको ऑफिशियली आरओसी यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है। अब जो ये पीआरसी और जो आरओसी है इन दोनों के बीच में जो कन्फ्लिक्ट है वो काफ़ी पुराना है। इसका हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जो 16th सेंचुरी से स्टार्ट करते हैं, जैसे कि 16 से 16 से 17वीं शताब्दी के बीच के पीरियड में होता क्या था कि फर्स्ट टाइम यहाँ पे जो नॉर्मल रूलर थे उन सब के द्वारा रूल किया जाता था। तो फर्स्ट टाइम पोर्तुगीज जो थे उन सब के द्वारा काफ़ी अटेंशन जो ताइवान का रीजन है इसको मिला। उनको लगा कि इस रीजन को अच्छे से एक्सप्लोर हमारे द्वारा किया जाना चाहिए, इस वजह से ही पोर्तुगीज आए फर्स्ट, फिर उसके बाद में डच आते हैं और फिर उसके बाद में स्पेनिश जो लोग हैं वो ताइवान में आते हैं। तो सबसे पहले 1624 में जो डच थे उनके द्वारा उनका जो सेटलमेंट था उसको इस्टेब्लिश किया गया था ताइवान में 1624 में। अब उसके बाद में होता क्या है कि 1624 में जब डच लोगों के द्वारा इस्टेब्लिश कर लिया गया तो उसके बाद में 1661 में 1661 में वहाँ पे एक डायनेस्टी थी ताइवान के रीजन में जिसको कि मिंग डायनेस्टी या मिंग वंश के नाम से जाना जाता है। उसके एक लीडर थे जिनका नाम था कोजिंगा। तो कोजिंगा के द्वारा डच जो रूलर्स थे उन सब के साथ में युद्ध किया जाता है और जो ताइवान का आइलैंड था उसको कोजिंगा के द्वारा खुद के अंडर ले लिया जाता है, खुद के कंट्रोल में जो कोजिंगा थे उनके द्वारा ले लिया जाता है। तो तब से ही उनके द्वारा कोजिंगा जो थे उनके द्वारा ताइवान को एक बेस की तरह काम किया जाता है, उसको एक बेस की तरह बनाया गया, जिससे कि जो मेन लैंड चाइना है जिसको कि अभी हम पीआरसी बोलते हैं वहाँ पे जो डायनेस्टी है जिसको कि कुंग डायनेस्टी या किंग डायनेस्टी भी बोला जाता था,
उस डायनेस्टी के अगेंस्ट में यहाँ पे वॉर रेज की जा सके। फिर ऐसी सिचुएशन उनके द्वारा स्टार्टिंग में की गई और फिर उसके बाद में 1683 में 1683 में उनके द्वारा जो कुंग डायनेस्टी थी उसके साथ में एक वॉर की जाती है जिसमें उनकी काफ़ी बुरी तरीके से हार होती है। और उसके बाद में होता है क्या कि जो चाइना की मेन लैंड थी उसके साथ में जो फुहान का प्रोविंस था वो ताइवान को उसके अंदर ही इनकॉर्पोरेट किया गया जो चाइना की कुंग डायनेस्टी थी उसके द्वारा। और फिर आगे चल के अगली 2-3 सेंचुरी तक, 1-2 सेंचुरी तक जो चाइना की मेन लैंड की गवर्नमेंट थी उस सब के द्वारा जो ताइवान का रीजन है उस पर कोई खास अटेंशन नहीं दी गई। तो मतलब उसको बेसिकली ऐसे ही छोड़ दिया गया कि कुछ नहीं होगा इस रीजन में। फिर उसके बाद में 2 सेंचुरी के बाद में 1887 में 1887 में होता क्या है जो फुयान ताइवान का जो प्रोविंस था उसको एक प्रोविंस डिक्लेयर किया जाता है 1887 में किंग डायनेस्टी के द्वारा। फिर उसके बाद में 1895 की जैसे ही ईयर आती है तो उस टाइम में चाइना और जापान के बीच में एक वॉर होती है जिसको कि फर्स्ट सीनो जापानीज वॉर या फिर फर्स्ट चाइना जापानीज वॉर के नाम से भी जाना जाता है। ये बेसिकली उस टाइम पे जो जापान की एम्पायर थी और जो कुंग डायनेस्टी थी चाइना की मेन लैंड की उन दोनों के बीच में ये वॉर होती है। तो यहाँ पे जब ये वॉर काफ़ी लंबे पीरियड तक चलती है 1-2 साल तक, उसके बाद में होता क्या है कि यहाँ पे जो कुंग डायनेस्टी थी उसकी हार हो जाती है जो जापान के एम्पायर थी उसके द्वारा। और कुंग डायनेस्टी के द्वारा पीस के लिए यहाँ पे फरवरी मंथ में 1895 में बोला जाता है। और जब पीस साइन होती है इन दोनों कंट्रीज के बीच में, इन दोनों रीजन्स के बीच में, जो ये डायनेस्टी थी जो चाइना की मेन लैंड जो कि कुंग डायनेस्टी और जो जापान की एम्पायर थे उन दोनों के बीच में ट्रीटी साइन होती है जिसको कि ट्रीटी ऑफ सिमोन्स्की के नाम से जाना जाता है। और उस ट्रीटी में यहाँ पे पीस साइन होती है इन दोनों रीजन्स के बीच में। उसके साथ साथ जो ताइवान का रीजन था जो कि अभी तक जो चाइना की मेन लैंड थी उसके अंदर में आ रहा था उसको जापान के लिए दे दिया जाता है इस ट्रीटी के अंदर। ये बेसिकली हुआ था 1895 में। और 1895 से लेकर 1945 तक जापान के अंदर ही ताइवान रहता है, जापान के द्वारा ही उसको पूरी तरीके से रूल किया जाता है। तो फिर उसके बाद में 1945 की ईयर जैसे ही आती है तो उस टाइम पर वर्ल्ड वॉर सेकेंड चलती है और वर्ल्ड वॉर सेकेंड के एंड में जो जापान है उसकी हार वहाँ पे हो जाती है। तो इस टाइम पे 1945 में हो क्या रहा था, जो ताइवान का रीजन है वहाँ पे, वैसे तो ताइवान जो रीजन था वो जापान के अंदर था बट वहाँ पे एक नॉर्मल पार्टी भी चल रही थी, ROC का रीजन जब इसको बोला जाने लगा रिपब्लिक ऑफ चाइना के नाम से। तो वहाँ पे कुओमिंटेंग जिसको कि KMT बोलते हैं, ये बेसिकली एक चाइनीज़ नेशनलिस्ट पार्टी थी, इसको द्वारा रूल किया जा रहा था ताइवान को और मेजरली जो पूरा कंट्रोल था वो जापान के हाथ में था। बट जैसे ही सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान जब डिफीट हो गया तो जापान की जितनी भी फोर्सेस थी उन सबको ताइवान के रीजन में सरेंडर करना पड़ता है। और इस तरीके से जो चाइनीज़ नेशनलिस्ट पार्टी थी उसके पास में जो ताइवान का आइलैंड थे उसकी पूरी कस्टडी चली जाती है। फिर जो ये चाइनीज़ नेशनलिस्ट पार्टी है इसके द्वारा ही पूरी तरीके से मतलब पूरा तरीके से बेसिकली ताइवान का जो एक कस्टोडियन की तरह काम करने लगता है। और उसके बाद 1949 में जो KMT और CPC यानी कि जो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना, इन दोनों के बीच में यहाँ पे प्रॉब्लम स्टार्ट होना लगती है। और उसके बाद होता क्या है कि 1 अक्टूबर 1949 को जो CPC थी यानी कि कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ जो चाइना थी उसके उस टाइम पे चेयरमैन माओ जेडोंग जो थे उनके द्वारा बेसिकली जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना था उसको फाउंड किया गया, उसको इस्टेब्लिश किया गया और उसकी कैपिटल बेजिंग रखी गई थी। और उसके बाद में जो ROC है यानी कि जो रिपब्लिक ऑफ चाइना है उसकी गवर्नमेंट जो है उसके द्वारा ताइवान को रिट्रीट किया गया था और बाद में जो ताइपे थी उसको एक टेम्पररी कैपिटल के रूप में डिक्लेयर किया गया था दिसंबर मंथ में 1949 में। और इन दोनों के बीच में सिविल वॉर स्टार्ट हो जाती है। ROC और जो CPC यानी कि ROC और PRC यानी कि ROC मतलब यहाँ पे जो रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि ताइवान और PRC यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी कि चाइना की जो मेन लैंड है। और फिर उसके बाद में जो अक्टूबर मंथ आता है 1949 का तो PRC जो है उसके द्वारा एक अटेम्प्ट किया जाता है कि ROC का जो एक रीजन है जिसको कि किनमेन आइलैंड जो हमने जोग्राफिकली मैप पे देखा था उस आइलैंड को PRC हथियाना चाहता है और इस तरीके से वो वहाँ पे अटैक भी करता है। बट जो PRC है वो पूरी तरीके से फेल हो जाता है इस आइलैंड को कैप्चर करने में। फिर उसके बाद में 1955 में
कई सारे अटेम्प्ट्स, वैसे तो 1949 के बाद में ये अटेम्प्ट बंद हो जाते हैं, फिर उसके बाद में एक साल बाद 1950 में जो पीआरसी है यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना है, वहाँ की जो कम्युनिस्ट पार्टी थी उसके द्वारा कई सारे जो आइलैंड्स थे ताइवान के इस रीजन के, या फिर आरओसी यानी रिपब्लिक ऑफ चाइना के जो ये मेनलैंड का रीजन थे, जैसे कि हैनियन के आइलैंड हो गए, या फिर वानसन आइलैंड्स हो गए, या फिर गोडोंग की कोस्ट हो गई, या फिर जोशोन आइलैंड हो गए, तो ये सारे जो आइलैंड्स थे इनको 1950 में कैप्चर कर लिया जाता है। और इस वजह से ही बेसिकली इन दोनों रीजन्स में, मतलब पीआरसी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और जो आरओसी यानी कि रिपब्लिक ऑफ चाइना, ताइवान और चाइना के बीच में मेनली ये वॉर की सिचुएशन स्टार्ट होती है, जो कि 1979 तक चलती रहती है। तो अब यहाँ पे जो ये आरओसी है यानी कि ताइवान जो है, ये बेसिकली यूनाइटेड नेशंस के लिए भी इसके द्वारा अप्लाई किया गया था कि चाइना के रूप में इसको सीट मिले, बट जो यूनाइटेड नेशंस थे उस सब के द्वारा इसको रिजेक्ट कर दिया गया था 1971 में। क्यों इसको वो क्यों रिजेक्ट किया गया था? क्योंकि यूनाइटेड नेशंस के जो 5 परमानेंट मेंबर्स, उनमें से चाइना भी एक था, यानी कि चाइना की जो मेन लैंड जिसको कि पीआरसी यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना बोलते थे, इस वजह से जो आरओसी है उसको यूनाइटेड नेशंस में कोई रिकॉग्निशन नहीं मिला। और जब उसको रिकॉग्निशन नहीं मिला तो जो कई सारी कंट्रीज थी, बाकी कंट्रीज जो हैं उन सब के द्वारा भी पीआरसी को ही यानी पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना जो है उसको ही चाइना की तरह रिकॉग्नाइज कराया जाने लगा। ज़्यादातर कंट्रीज जो है सब के द्वारा ही जो चाइना है उसका मतलब पीआरसी ही होता है, ना कि आरओसी। और इस तरीके से इन दोनों के बीच में ये सिचुएशन चलती रही। अभी की हम बात करें तो जो आरओसी है यानी कि ताइवान वाला जो रीजन है, उसके द्वारा 14 जो यूनाइटेड नेशंस के मेंबर स्टेट्स हैं उन सब के साथ में डिप्लोमेटिक रिलेशंस चलाए जाते हैं, मेंटेन किए जाते हैं। और अगर हम पॉलिटिकल स्टेटस की बात करें ताइवान का, तो चाइना और जो ताइवान इन दोनों का कहना अलग अलग है। चाइना जो है वो बेसिकली ताइवान को खुद की जो टेरिटरी है उसका ही एक पार्ट कंसिडर करता है। चाइना का मानना ये है कि वो जब चाहे इस पर फोर्सफुली या फिर नॉन फोर्सफुली अपना कंट्रोल ले सकता है अगर उसको नेसेसरी लगेगा तो। बट यहाँ पे जो ताइवान के लीडर्स हैं उन सब का कहना ये है कि ताइवान जो है खुद एक सॉवरन स्टेट है, एक सेपरेट कंट्री है। अब यहाँ पे 90s 80s के टाइम में चाइना और ताइवान दोनों बेसिकली अपने रिलेशंस को इम्प्रूव करना चाहते थे, तो इस वजह से ही चाइना के द्वारा एक फॉर्मूला रखा गया जिसको कि 1 कंट्री 2 सिस्टम का फॉर्मूला के नाम से जाना जाता है। इसमें बेसिकली चाइना की जो मेन लैंड है उसके द्वारा ये बोला गया कि चाइना का जो रीजन है पीआरसी प्लस में आरओसी का जो रीजन है ये टोटल एक ही कंट्री है, बट यहाँ पे 2 सिस्टम पीआरसी और आरओसी 2 सिस्टम्स वर्क करते हैं, जिससे कि चाइना को एक रीयूनिफिकेशन मिल सके। बट यहाँ पे ताइवान के द्वारा जो ये ऑफर था चाइना का, इसको कंप्लीटली रिजेक्ट किया गया था। और उसके कुछ पीरियड के बाद में जो ताइवान की गवर्नमेंट है उसके द्वारा कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस में रिलैक्सेशन प्रोवाइड कराई गई थी। चाइना के जो मेन लैंड के लोग थे, जैसे कि विजिटिंग वगैरह की, मतलब कि चाइना के जो मेनलैंड के लोग थे वो ताइवान में विजिट कर सकते हैं, ताइवान में इन्वेस्ट कर सकते हैं। पर यहाँ पे जो इन दोनों की गवर्नमेंट्स हैं, बीजिंग की गवर्नमेंट और जो ताइवान की गवर्नमेंट, इन दोनों का कहना यहाँ पे ये है कि यहाँ पे बेसिकली काफ़ी लिमिटेड टॉक्स होती है इन दोनों की गवर्नमेंट्स के अंदर में। यहाँ पे बीजिंग जो है वो बोलता है कि जो ताइवान की गवर्नमेंट है वो प्रिवेंट कर रही है, और ताइवान जो है वो बोलता है कि बीजिंग प्रिवेंट करता है गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट कॉन्टैक्ट को। अब अगर हम यूएसए के रिलेशंस के बारे में बात करें ताइवान के साथ में, तो ये काफ़ी पुराने रिलेशंस है जो कि कोरियन वॉर के टाइम से स्टार्ट होते। कोरियन वॉर जो कि 90s-50s के टाइम पे स्टार्ट हुई थी, 1950 से 1953 के पीरियड में ये चली थी। बेसिकली 2 कंट्रीज नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में ये वॉर स्टार्ट हुई थी। तो उस टाइम पे जब यूएसए के प्रेसिडेंट जो कि 33rd यूएसए के प्रेसिडेंट थे जिनका नाम था मिस्टर हैरिस एस ट्रूमैन, तो उनके द्वारा कुछ एडमिनिस्ट्रेशंस वगैरह, मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस वगैरह बताए गए थे इकोनॉमिक और मिलिट्री के पर्सपेक्टिव से ताइवान के लिए। वहाँ पे बेसिकली जब 50s के टाइम पे जब ताइवान और जो चाइना की मेन लैंड है यानी कि पीआरसी और जो आरओसी का जो यहाँ पे सिविल वॉर चल रही थी, तो उसके लिए जो मिलिट्री एड वगैरह प्रोवाइड कराई गई थी एस ट्रूमैन के द्वारा, जो यूएसए के प्रेसिडेंट थे उन सब के द्वारा बेसिकली ताइवान के लिए प्रोवाइड कराई गई थी, जिससे कि जो ताइवान स्टेट है उस सब को न्यूट्रलाइज कराया जा सके। यहाँ पे बेसिकली यूनाइटेड स्टेट्स के द्वारा जो 7th फ्लीट था उस सब को भी भेजा गया था कि जिससे बेसिकली जो कम्युनिस्ट पार्टी या फिर जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, मतलब कि जो चाइना की मेन लैंड की गवर्नमेंट थी, वो जो ताइवान है उसमें इन्वेज ना कर सके, और जो ताइवान की गवर्नमेंट है वो काउंटर इन्वेजन ना कर सके चाइना की मेन लैंड में। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए उनके द्वारा जो यूएसए का 7th फ्लीट था उसको भेजा गया था ताइवान स्ट्रेट में।
अब यहाँ पे जो 1979 में 1979 में यूएसए के द्वारा फॉर्मली जो पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना था उसको रिकॉग्नाइज किया गया था, बट उससे पहले जो वाशिंगटन था उसके द्वारा, मतलब कि यूएसए जो था उसके द्वारा बेसिकली आरओसी यानी कि जो रिपब्लिक ऑफ चाइना उसको काफ़ी फाइनेंशियल हेल्प प्रोवाइड कराई गई थी कुछ एक्ट के तहत, जैसे कि फॉरेन असिस्टेंट्स एक्ट हो गया या फिर म्यूचुअल सिक्योरिटी एक्ट हो गया या फिर एक्ट ऑफ इंटरनेशनल डेवलपमेंट हो गया, जिनको कि यूएसए की कांग्रेस के द्वारा, यूएस के जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा एनेक्ट किया गया था। तो इस तरीके से यहाँ पे यूएसए के द्वारा ताइवान के लिए काफ़ी फाइनेंशियल एड प्रोवाइड कराई गई थी। उसके साथ साथ एक ट्रीटी भी साइन की गई थी जिसको कि सीनो अमेरिकन म्यूचुअल डिफेंस ट्रीटी के नाम से जाना जाता है। ये बेसिकली आरओसी और जो यूएस की गवर्नमेंट थी उन दोनों के द्वारा 1954 में 1954 में साइन की गई थी, जिससे कि इन दोनों कंट्रीज़ का, मतलब स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तो जो ताइवान जो है वहाँ का जो डिफेंस सिस्टम उसको काफ़ी अच्छा इंप्रूवमेंट इस ट्रीटी के तहत मिला। ये ट्रीटी जो कि 1979 में बंद हो गई थी जब यूएसए के द्वारा चाइना को, जो कि पीआरसी चाइना है यानी कि पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना, उसको रिकॉग्नाइज किया गया था। और जब 10 अप्रैल 1979 में जब यूएसए के प्रेसिडेंट मिस्टर जिमी कार्टर थे तो उनके द्वारा एक एक्ट भी साइन किया गया था जिसको कि ताइवान रिलेशंस एक्ट या TRA एक्ट 1979 के नाम से जाना जाता है। इस एक्ट में बेसिकली एक लीगल अथॉरिटी बनाई गई थी कि जैसे जो भी रिलेशंस यूएसए के ताइवान के साथ में हैं वो अनऑफिशियल रिलेशंस है, मतलब कि यहाँ पे इस एक्ट के तहत यूएसए को एक अथॉरिटी मिल जाती है कि वो ताइवान के साथ में अपने अनऑफिशियल रिलेशंस को कंडक्ट कर सकता है। तो यहाँ पे इस बेसिस पे ही जो यूएस और ताइवान जो है उन दोनों के बीच में काफ़ी अच्छे रिलेशंस स्टार्ट हुए थे, और इस वजह से ही जो यूएसए है वो जो चाइना और ताइवान की कन्फ्लिक्ट है उसमें जो ताइवान रिलेशन एक्ट है इसके तहत ही यूएसए जो है वो ताइवान की साइड में होता है, क्योंकि जो ये एक्ट है इसका कहना यहाँ पे ये है कि जो ताइवान रिलेशन एक्ट है ये बोलता है कि ताइवान को अगर मान लो ज़रूरत पड़ती है, अगर चाइना के द्वारा ताइवान पे अटैक किया जाता है या कोअर्स्ड किया जाता है, तो ऐसी सिचुएशन में जो यूएसए है वो ताइवान की हेल्प करे, ये इस एक्ट के अंदर बोला जाता है। अब इन सारे एक्ट की वजह से बेसिकली हुआ क्या कि जैसे ताइवान जो है वहाँ का जो डिफेंस सिस्टम है वो काफ़ी अच्छा हो गया, जैसे कि F-16 जो फाइटर जेट्स है वो अपग्रेडेड सिस्टम जो उसका था, या फिर जो आर्म्ड ड्रोन थी, रॉकेट सिस्टम जो था वो बेसिकली यूएसए के साथ में जो डिफेंस डील हुई थी उसकी हेल्प से ताइवान की जो गवर्नमेंट है उस सबको मिल पाए हैं। तो यही थी कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन जिसमें आज हमने बेसिकली बात की चाइना और ताइवान यानी कि पीआरसी और आरओसी के बारे में, किस तरीके से इन दोनों रीजन्स में कन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ और यूएसए जो है क्यों बेसिकली ताइवान की साइड में ही रहता है। सो आज के लिए बस इतना ही। होपफुली यू गाइज फाइंड इट यूजफुल, and if you find it useful then do like, share and subscribe to Study Couch. Thanks for watching and have a good day.